नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास बुलेटिन खबर पर नजर। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे दिन की कुछ बड़ी खबरें। जुड़ेंगे अपने उन संवाददाताओं से भी जिन्होंने रखी है इन खबरों पर नजर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं गृह मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी खबर से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नए संसद भवन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का प्रमाण बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अमित शाह ने आजादी का अमृत महोत्सव के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्यक्रम पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद के उद्घाटन पर 60,000 श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। नया संसद भवन रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री जी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक प्रकार से ये नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जो नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब करीब 60,000 के आसपास श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। साथ ही अमित शाह ने बताया कि इस अवसर पर एक ऐतिहासिक परंपरा भी पुनर्जीवित होगी। इसके पीछे युगों से जुड़ी हुई एक परंपरा है। इसे तमिल में सेंगोल कहा जाता है और इसका अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। 14 अगस्त 1947 को एक अनोखी घटना हुई थी। इसके 75 साल बाद आज देश के अधिकांश नागरिकों को इसकी जानकारी ही नहीं है। सेंगोल ने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई थी। यह सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। इसकी जानकारी पीएम मोदी को मिली तो गहन जांच करवाई गई। फिर निर्णय लिया गया कि इसे देश के सामने रखना चाहिए। इसके लिए नए संसद भवन के लोकार्पण के दिन को चुना गया। एक ऐतिहासिक घटना पुनरावर्तित हो रही है। एक ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित भी हो रही है। इसके पीछे युगों से जुड़ी हुई एक परंपरा छिपी है। इसको तमिल में सेंगोल कहा जाता है और इस शब्द का अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। 14 अगस्त 1947 की रात को एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और अनोखी घटना ने आकार लिया था, जिसकी 75 साल के बाद आज देश के अधिकांश नागरिकों को जानकारी नहीं है। यह सेंगोल जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था, उसने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है और ये सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था। इस घटना के ऐतिहासिक महत्व को जानने के बाद आप सभी को आश्चर्य होगा कि इतने सालों तक ये हमारे सामने क्यों नहीं आई। जब इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को मिली, इस पर गहराई से विचार करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इसकी गहन जांच के आदेश दिए और फिर निर्णय लिया कि गौरवमयी प्रसंग को ध्रुव तारे के समान, परंपराओं के ध्रुव तारे के समान देश के सामने रखना चाहिए। इसीलिए हमारे नए संसद भवन के लोकार्पण के दिन को चुना गया। सीधे लिए चलते हैं आपको झारखंड की राजधानी रांची, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित कर रही हैं झारखंड उच्च न्यायालय भवन के उद्घाटन अवसर पर। In November 2000. In barely 2 decades, it has grown impressively, and its sanctioned strength of judges
has more than doubled from 12 to 25. The building from where it was functioning was once meant only for the circuit bench. Befitting its new profile, there was obviously the need for larger, the more modern infrastructure to efficiently dispense justice. The new building is truly impressive with its modern amenities and state-of-the-art physical infrastructure. It has a residential complex for the judges and the members of the registry. Apart from lawyers' chambers and the State Bar Council building. What is really notable is that the entire campus is designed and constructed by keeping the principle of energy conservation in mind. On top of it, the afforestation along with the presence of a variety of trees makes it truly a green campus. I am sure this new building of the Jharkhand High Court will inspire other public and private organizations to make the environment the central factor in their projects of similar nature. It is also a necessity in the age of global warming. I congratulate everyone who has contributed to making this project a reality. I find the new campus visually pleasing as well. For those of you working here, it should be a pleasant experience to expend your working hours in this beautiful campus. In the context of working conditions, I would like to point out a trend we have witnessed in recent years. Many court buildings have opened creches so that our sisters can balance their family responsibilities in their work. I am sure the new building would have a provision for a creche. Ladies and gentlemen, this court is a temple of justice. The people of this nation look at courts with faith, and even the language of law reflects that feeling when we use words like pray. People themselves have given courts the power to dispense justice. That is to say, to set wrongs right. They come here with a prayer to get what is just. It is a very serious responsibility indeed. That brings us to a topic on which I have often spoken, namely the question of access to justice. Improving it is always a work in progress. We must constantly endeavor to find new ways to continue that process. Access has many aspects. Cost is among the most important of those. It has been observed that the expenses of litigation all too often put the cost of justice out of reach for many citizens. In response, various authorities have taken a number of welcome initiatives, including the opening of free legal counseling cells. Many lawyers to offer pro bono services. I urge all stakeholders to think innovatively and find new ways to expand the reach of justice. Another aspect of access is language. मैं लैंग्वेज की बात करती हूँ, लेकिन मैं हिंदी इंग्लिश में बात करती हूँ. मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और हिंदी में यहाँ स्पीच दिए. मुझे लगता है ये आज के लिए नहीं, आगे भी हिंदी में ही जो स्पीच देने से मुझे लगता है अच्छा लगेगा, क्योंकि आपसे जब हिंदी निकलेगा दूसरे जो जैसे वो भी उसको जरूर फॉलो करेंगे. थैंक यू. Another aspect or access is language. As English has been the primary language of courts in India,
a large section of the population is left out of the process. The language of justice should be inclusive so that the parties to the particular case as well as interested citizens at large can become effective stakeholders in the system. The Supreme Court made a at the beginning when it started making its judgments available in a number of Indian languages, and many other courts have also been doing so now. Needless to say, in a state like Jharkhand with rich linguistic variety, these factors becomes all the more relevant. I am sure the authorities are considering ways to make the court processes more accessible to people who are more comfortable with languages other than English. In overcoming these and other hurdles before access to justice in general, two factors are bound to be highly useful. One is technology, which is changing our world by the day. This new building has the latest technological facilities and that will prove highly helpful. The second factor is enthusiasm, especially of the younger generation in the field of law and justice. They are the ones who will come up with innovations that will improve access to justice. Ladies and gentlemen, related to the access to justice is the question of under trials. I spoke about it on the Constitution Day last year. I cannot help but talk about this matter close to my heart, since I am addressing a distinguished gathering of judges, legal luminaries, members of the bar and other dignitaries. One of the reasons behind the problem is that courts are overburdened, which also hurts access to justice. I understand the problem is complex, yet the fact remains that a large number of people languish for years in prison as under trials. Prisons are overcrowded, making their life all the more difficult. We should address the root cause of the problem. When I say we, I include the whole society. Still, it is good to see that the problem has been noticed widely. The issue is being debated and some of the best minds of the legal fraternity are seized of the matter. I am glad to note that several steps have been taken to make justice delivery system more accessible and inclusive, especially for women of different segments of the Indian society. I am confident that together we will soon be able to find a way out. Ladies and gentlemen, I congratulate the people of Jharkhand, judges and advocates of the High Court moves to these magnificent buildings, which symbolizes the beauty and power of justice. I am confident that this new building will bring with it a new energy, and the judges, lawyers and administrative staffs will perform their duties with greater dedication, commitment and efficiency. Before I conclude, I say something. मैं आज इसीलिए यहाँ कहना चाहती हूँ कि यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट और बहुत सारे जजेस सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, एडवोकेट्स, लॉयर्स, बहुत सारे विद्वान व्यक्ति यहाँ बैठे हैं। बहुत सारे केसेस हाई कोर्ट में फाइनल होता है, बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट लेके जाते हैं। जो केस जिनके फेवर में है, जो पॉजिटिव है, वो नाचते हैं, गाते हैं। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, चलिए देर है लेकिन अंधेरे नहीं, इसीलिए वो खुश होते हैं।
लेकिन उनका खुशी कुछ दिन में ही वो गायब हो जाता है, क्योंकि जिसके लिए वो खुश होते थे वो उनको मिलता नहीं। जिसके लिए इतने दिनों से समय, रुपया बर्बाद किए, कितने रात नहीं सोए इंतजार में, वो आज मिला, इसीलिए वो खुशी है। लेकिन कुछ दिन के बाद जो वो खुशी एक्चुअल खुश में कन्वर्ट नहीं होता तो वो फिर दुखी हो जाते हैं। मैं एक छोटी सी गांव में से आई हूँ, वहाँ एक छोटी सी मेंबर में थी फैमिली काउंसलिंग सेंटर के। हम क्या करते थे, कुछ केसेस फाइनल होने के बाद हम रिविजिट करते थे। वो जो केस हम फाइनल किए एक्चुअली वो ठीक ठाक है कि नहीं, वो फैमिली वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ठीक ठाक है, मुझे पता नहीं। ये जो प्रोविजन है कि नहीं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, अपने वर्डिक्ट लेके आते हैं, मैडम मैं तो केस तो जीत गया, लेकिन मुझे जो मिलना चाहिए, जो जस्टिस मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे पता नहीं उसका कुछ रास्ता है कि नहीं। मैं अभी चंद्रचूड़ साहब से, चीफ जस्टिस से मैं बातें करती थी, उन्होंने बोले हाँ ऐसे केसेस है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, उन्होंने बोले कंटेम्प्ट केस कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं। कंटेम्प्ट केस करने के बाद फिर शुरू से मुझे फिर वही दोहराना पड़ेगा, वही मुझे से फिर 20 साल जाना पड़ेगा, फिर 7 साल मुझे इंतजार करना पड़ेगा, फिर मुझे 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। मुझे पता नहीं उसका कुछ रास्ता है कि नहीं। आप सब जजेस बैठे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बैठे हैं, मुझे पता नहीं उसका रास्ता है कि नहीं। सरकार के गवर्नमेंट के एक लॉ मिनिस्टर बैठे हैं, उसका रास्ता मुझे लगता है, क्योंकि मैं एकदम निचले लोगों से रिलेट करती हूँ, मिलती हूँ, मुझे लगता है उनको सही महीने में जस्टिस मिलना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, मुझे लगता है इसका रास्ता जरूर होगा। नियम हम बनाते हैं, नहीं है तो बनाना चाहिए थोड़ा, उनको तो न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास, मैं भेजूंगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, मेरे पास तो पहुंच नहीं पाते अभी, पहले तो पहुंच पाते थे, लेकिन मैं भेज देती थी, वो कहाँ गायब हो जाता था मुझे पता नहीं। लेकिन अभी मेरे पास जो है मैं जरूर आपके पास भेजूंगी। मुझे लगता है उनको एक्चुअल खुशी मिलना चाहिए, एक्चुअल न्याय मिलना चाहिए। जाएं तो कहाँ जाएं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के बाद और कोई तो कोर्ट शायद नहीं है। मैं इसी के साथ माय बेस्ट विशेस विल बी विथ यू इन ऑल योर एंडेवर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। सीधा प्रसारण आप झारखंड की राजधानी रांची से देख रहे थे, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन का उन्होंने उद्घाटन किया और उस अवसर पर उन्होंने वहां पर अपना संबोधन दिया। और संबोधन में जो खास बातें उन्होंने कही, उसका मकसद यही था, उसका मतलब यही था कि जो आम लोग हैं उन तक न्याय की बहुत ही आसानी से पहुंच होनी चाहिए। और अब हम बढ़ते हैं अपने उस खबर की तरफ जो नए संसद भवन के उद्घाटन से जुड़ी खबर है, जिसके बारे में कि हमने बताया आपको कि कई विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं और इसका बहिष्कार करने का ऐलान कर रहे हैं। शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर हमारे साथ। शैलेंद्र, जिस तरह से गृह मंत्री ने पूरी जानकारी दी कि किस तरह से उद्घाटन होगा, क्या विशेष तैयारी है? क्योंकि विपक्ष के लोग तो कई बातों को लेकर मुद्दा बना रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन का मसला हो, 28 मई की तारीख हो, उन सब चीजों को वो मुद्दा बना करके ऐसा लगता है कि बायकॉट के मूड में हैं, क्योंकि उनके ध्यान में कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव है।
देखिए लालचंद्र, आज इस बात की जानकारी दी गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि 28 मई का दिन इसलिए भी ऐतिहासिक होने वाला है कि जब नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे उसी दिन सेंगोल, जो हम जानते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, और उसे संसद भवन, जो नया संसद भवन बना है, उसमें लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया जाएगा। और जो भारत की परंपरा रही है चोल साम्राज्य की, हम जानते हैं कि सत्ता के हस्तांतरण के समय ये राजा को दिया जाता था, और जब हमारा देश आजाद हुआ था 14 अगस्त 1947 की रात को पंडित नेहरू को ये दिया गया था, तो वैभवशाली परंपरा रही है, वो भी पुनर्जीवित होती हुई दिखाई देगी, वो भी एक इतिहास बनती हुई, नया इतिहास लिखती हुई दिखाई देगी। तो दरअसल आज विस्तार से उस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी गई, और साथ ही साथ जब तमाम प्रश्नों को पूछा गया तो स्पष्ट तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जिनको राजनीति करनी है वो तो राजनीति करते रहेंगे, लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने बात रखते रहेंगे, अपनी अपनी समझ के हिसाब से बयान देते रहेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि संसद के नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर तमाम जो कांग्रेस सहित विपक्षी दल है उन्होंने बहिष्कार का ऐलान किया है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर विपक्ष राजनीति करे, उन्हें अपने बहिष्कार के ऐलान पर पुनर्विचार करना चाहिए। और हम जानते हैं हरदीप सिंह पुरी ने यह भी कहा कि देखिए पूर्व के प्रधानमंत्रियों ने संसदीय सौध का उद्घाटन किया, इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए संसद की लाइब्रेरी जो भवन है उसका उद्घाटन राजीव गांधी ने किया। इस तरह से यूपीए चेयरपर्सन ने तमाम उद्घाटन किए जबकि वो संवैधानिक पद पर नहीं थी। तो फिर इस तरह का बेवजह कोई विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है? सत्ता पक्ष की तरफ से यह कहा गया है। हम देखते हैं कि विपक्षी दल दरअसल सरकार पर इस बहाने एक निशाना साध रहे हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विपक्षी दल हर मुद्दे पर कहीं ना कहीं मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं? और ऐसे मुद्दे पर जब देश के लोकतंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है और जो देश की जरूरत भी है, क्योंकि कांग्रेस भी ये मानती थी जब सत्ता में थी, कांग्रेस के तमाम नेता जो पहले कांग्रेस में थे, गुलाम नबी आजाद, उन्होंने भी ये कहा कि कांग्रेस के समय में विचार हुआ था। सी बात है कि सवाल उठ रहे हैं, विरोध के ऊपर ये सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जिस तरह वो लोग विरोध कर रहे हैं, जो कारण बता रहे हैं वो कारण हो नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, जुड़ने के लिए इस खबर पर। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में अवैध पटाखों की दुकान में विस्फोट का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस बार राज्य के मालदा जिले के इंग्लिश बाजार में पटाखे की दुकान में जबरदस्त धमाका हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। चुनावी हिंसा के लिए कुख्यात पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से बम बनाने की फैक्ट्री और उसमें होने वाले धमाके अक्सर सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन कभी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जाहिर है कि विपक्ष एनआईए की जांच पर अड़ा हुआ है, लेकिन ममता बनर्जी सीआईडी से ही जांच चाहती हैं। प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता कोलकाता से हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। दादा, क्या वजह है कि बार बार पुलिस कहती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन फिर कुछ न कुछ दिन के अंदर इस तरह की खबरें आ जाती हैं जिसमें कि मासूम लोगों की जान चली जाती है? प्रसेनजीत दा, देखिए लालचंद, बात ये ऐसा है कि सारे कुछ पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को पता है कहां पे कितने पटाखे है और किस तरह की उसमें वहां पे बारूद मौजूद किया गया है, ये सब पता है। लेकिन जो मिदनापुर की तरह हादसा या साउथ 24 परगना जैसा हादसा या मालदा जैसा हादसा होने के बाद लोगों को जान देकर ये दबाव सरकार के ऊपर डालना पड़ता है कि आप ये अवैध कार्रवाई के ऊपर कुछ काम करें, कुछ पदक्षेप ले। लेकिन मुश्किल इस बात की है कि पुलिस को जानकारी होते हुए भी, सरकार को जानकारी होते हुए भी जिस तरह से यहां से पैसा वसूली किया जाता है, यह सबको राजनीति और चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हम देख पाते जब तक ना किसी का जान चले जाते। यही हम लालचंद पिछले कई दिनों से देख रहा हूं। अभी कई सारे वहां पे बरामद किया जा रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है, आगे से फिर ऐसा ही शुरू हो जाएगा लालचंद। जी बिल्कुल, आगे से लगता है कि जिस तरह ये सिलसिला चलता रहा है, ठोस कार्रवाई होती नहीं, फिर कुछ दिनों बाद इस तरह का सिलसिला चल उठता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत दा जोड़ने के लिए इस खबर पर। और इसी के साथ आज के खबर पर नजर में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।
के हर कोने में गरीबी